हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल वेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके मध्य एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, अर्थात क्षेत्र तथा उद्यानिक फसलों की बीमारियां एवं उनका प्रबंधन। यह विषय आपके बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसके आज हम कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे शीघ्र प्राप्त हो। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है बेस्ट स्टडी क्लास की पहचान। तो आज का पहला प्रश्न है, नींबू का खर्रा रोग के लक्षण व रोकथाम के उपाय बताइए। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अधिकांश बार पूछा जा चुका है कि नींबू का खर्रा रोग के लक्षण व रोकथाम के उपाय बताइए। तो बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लक्षण की कि खर्रा रोग के लक्षण किस प्रकार के होते हैं। तो इस रोग का आक्रमण वृक्ष की पत्तियों, टहनियों, कांटों, पुरानी शाखाओं और फलों इत्यादि सभी वायवीय भागों पर दिखाई पड़ता है। इस रोग का आक्रमण जो दोस्तों होता है वृक्ष के सभी वायवीय भागों अर्थात पत्तियों, टहनियों, कांटों, पुरानी शाखाओं और फलों इत्यादि, यानी जो भी वायवीय भाग हैं वृक्ष के, उन सभी पर इसका प्रकोप दिखाई देता है। सर्वप्रथम पत्तियों के ऊपर धब्बेनुमा उत्तक क्षय दिखाई देते हैं। किस प्रकार के धब्बेनुमा उत्तक क्षय दिखाई देते हैं? ये धब्बे वक्रीय एवं खुरदुरे होते हैं। धब्बे की संख्या अगर बहुत ही अधिक हो गई हो तो नींबू फट जाता है और रोगग्रस्त पौधे बौने हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी रोकथाम की कि इसकी रोकथाम आप किस प्रकार करेंगे। तो जो पहला इसका है रोकथाम का उपाय, वो इस प्रकार है कि रोगग्रस्त टहनियों की छटाई करके उसे जला देना चाहिए। अर्थात जो भी टहनियाँ रोगग्रस्त हैं उनको काट कर या उनको छटाई करके उनको जला देना चाहिए। दूसरा जो उपाय है वो इस प्रकार है कि नींबू का पौधा लगाते समय शुद्ध तथा प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा है उपाय वो यह है कि 5:5:50 बोडो मिश्रण 1% घोल का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद जो चौथा है वो इस प्रकार है कि 0.3% ब्लाइटॉक्स 50 का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद जो पांचवा उपाय है वो इस प्रकार है कि संकर 2, संकर 4, SH2 इत्यादि नीमों की किस्मों को उगाना चाहिए, क्योंकि यह सभी किस्में खर्रा रोग प्रतिरोधी होती हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। दोस्तों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, दूसरी बात यह प्रश्न एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है। तो आइए जानते हैं कि इस जो प्रश्न है इसके क्या उत्तर होने वाला है। और दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पौधों में बीमारी बढ़ने की विभिन्न स्थितियों की स्पष्ट विवेचना कीजिए। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में संभवतः हर बार पूछा जाता है कि पौधों, या अलग अलग तरीके से बना के पूछा जा सकता है कि पौधों में बीमारियां बढ़ाने की विभिन्न परिस्थितियां या स्थितियां कौन कौन सी हैं, उनकी स्पष्ट विवेचना कीजिए। तो इसका पहले उत्तर बढ़ते हैं उत्तर की ओर। तो उससे पहले जान लेते हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो किस किस प्रकार की हो सकती हैं। तो जो पहली स्थिति है वे यह हो सकती है पर्यावरण या वातावरण का प्रभाव। इसे अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि पौधों पर पर्यावरण या वातावरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। दूसरा है तापमान का प्रभाव। तीसरा है आर्द्रता या नमी का प्रभाव। उसके बाद अगला आता है वो है वायुमंडलीय प्रभाव। पांचवा है प्रकाश का प्रभाव। फिर है वायुमंडलीय दाब का प्रभाव। फिर है वर्षा एवं ओस का प्रभाव। फिर आता है वायु का प्रभाव। उसके बाद आता है भूमि अवक्रिया अथवा मृदा pH मान का प्रभाव। फिर आता है रोगों के विकास पर परपोषी पोषणों का प्रभाव। तो आप सबके बारे में एक अलग तरीके से जान लेते हैं कि इन सभी का प्रभाव किस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण या वातावरण का प्रभाव, कि पर्यावरण या वातावरण का प्रभाव पौधों पर किस प्रकार दिखाई देता है। तो रोग के विकास को विभिन्न पर्यावरणीय कारक जैसे कि तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब,
वर्षा एवं ओस पर पोषण इत्यादि प्रभावित करते हैं, क्योंकि रोगजनक एवं एक मौसम में एक दूसरे में जीवित रहना, निवेश द्रव्य को तैयार करना, निवेश द्रव्य का प्रकीर्णन एवं प्रवृद्धि का अंकुरण इत्यादि सभी अनुकूलन पर्यावरण कारकों पर निर्भर करते हैं। उसके बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि रोगजनक के उग्र होने एवं परपोषी के अनुकूल होने पर भी रोगों का विकास उस समय तक संभव नहीं होता है जब तक कि इसके लिए पर्यावरण अवस्थाएं अनुकूल नहीं हो जाती हैं। फिर जो दूसरा आता है वो है अपना तापमान का प्रभाव, कि पौधों पर तापमान का प्रभाव किस प्रकार दिखाई देता है। तो जो तापमान का प्रभाव होता है वो विभिन्न पादप रोगों, भिन्न भिन्न मौसम जैसे कि ग्रीष्म, शीत एवं वर्षा ऋतु तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। टेफाइड डिफामिन्स से उत्पन्न आलू का पर्णकुंचन रोग केवल ठंडे अर्थात शीतोष्ण क्षेत्रों में ही उत्पन्न होता है। संभवतः यही कारण है कि आलू की पछेती, अंगमारी एवं गेहूं का वंट रोग भारत के गर्म मैदानों में नहीं पाए जाते हैं। आलू की पछेती, अंगमारी उन क्षेत्रों या मौसमों में अधिक लगती है जहां तापमान बहुत ही कम होता है, और गेहूं का पीला कीट और जौ का धारी रोग भी ऐसे उदाहरण हैं जहां निम्न तापमान रोग विकास के लिए अनुकूल होता है। अनेक पादप रोग एवं उनके रोगजनकों के लिए उच्च तापमान अधिक अनुकूलन होता है तथा ऐसे रोगों का वितरण प्रायः उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय की गर्म जलवायु में भी पाया जाता है, जैसे कि स्यूडोमोनास सोलनेसियम जीवाणु द्वारा उत्पन्न आलू की जीवाणुज मालिन एवं भूरा विगलन रोगों का प्रकोप गर्म क्षेत्रों में अधिक भयानक रूप से दिखाई देता है, जितना कि शीतोष्ण क्षेत्रों में नहीं दिखाई देता है। उसके बाद जो तीसरा है वो है आर्द्रता या नमी का प्रभाव, अर्थात पौधों पर आर्द्रता या नमी का प्रभाव किस प्रकार दिखाई देता है। तो तापमान के समान ही आर्द्रता द्वारा भी अनेक पादप रोगों का भौगोलिक वितरण निर्धारित होता है। आलू की पछेती, अंगमारी, गेहूं का भूरा एवं पीला कीट, अंगूर का मृदु रोमिल आसिता इत्यादि रोग शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा आर्द्र क्षेत्रों में अधिक उग्रता से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद विभिन्न फसलों में अधिकांश पर्णीय रोग संक्रमण एवं विकास के लिए आर्द्रता पर निर्भर होते हैं, जैसे कि अंगूर का मृदु रोमिल आसिता रोग नम मौसम में शीघ्रता से फैलता है, जबकि शुष्क मौसम में इसके विपरीत प्रभाव होता है। इस प्रकार आलू की पछेती, अंगमारी का विकास नम जलवायु में इतना शीघ्रता से होता है कि ये 2-3 दिनों में ही संपूर्ण पर्णीय भाग को नष्ट कर देते हैं। धान की सहसा मारी रोग को उत्पन्न करने वाले कवक प्यूरुकुलेरिया ओराइजी, ये केनोडियम 88% से भी कम सापेक्ष आर्द्रता पर नहीं बनते हैं। सेम के कीटों को 95%, धान्यों के कीटों को 92 से 93% और गेहूं की चूर्णिल आसिता को 75% सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता होती है। उसके बाद जानते हैं कि अधिकांश जीवाणुज रोग होते हैं वो इस प्रकार मृदा आर्द्रता द्वारा प्रभावित होते हैं कि प्रायः उच्च मृदा आर्द्रता अनेक कवकों एवं सूत्रकृमियों की गतिशीलता के लिए अनुकूल होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिस पर आप क्लिक करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अगला प्रभाव है वो है वायुमंडल का प्रभाव। पौधों पर वायुमंडल का प्रभाव किस प्रकार दिखाई देता है, आइए जानिए। तो भूमि की वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 78% और 21% के अनुपात में पाई जाती है तथा यही वायुमंडल मृदा के कणों के बीच व्याप्त होता है। या तो हम सभी जानते हैं कि मृदा वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न हो सकती है, जो मृदा की अव्यवस्था, जल एवं तापमान में वृद्धि के कारण हो सकती है। जल प्लावित मृदा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस कारण से विभिन्न पौधों की जड़ें श्वसन क्रिया रोकने के कारण सूख जाती हैं, अर्थात जब उनकी श्वसन क्रिया नहीं होगी तो जड़ होती हैं वो सूख जाती हैं। तथा गूदेदार फलों, तनों एवं पत्तियों के केंद्रीय ऊतकों में भी ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ सकती है।
आलू के कृष्णकांत रोग अर्थात ब्लैक हार्ट का कारण भी यही होता है कि रोग आलूओं की अधिक मात्रा में लंबे समय तक ऐसे भंडार गृहों में रखने से होता है जिसमें वायु का वातन उचित नहीं हो पाता है। प्रायः वायुमंडल द्वारा पौधों में रोग उत्पन्न नहीं किए जाते हैं, परंतु आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ साथ वायुमंडल, जल एवं मृदा की समस्या भी बढ़ती जाती है, जिस कारण से फलों में बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। उसके बाद जो अगला प्रभाव है वो है प्रकाश का प्रभाव, अर्थात पौधों पर प्रकाश का प्रभाव किस प्रकार से दिखाई देता है। तो जो प्रकाश का प्रभाव होता है दोस्तों बहुत ही गंभीर होता है, क्योंकि प्रकाश का प्रभाव परपोषी एवं रोगग्रहिता एवं अनेक रोगों की उग्रता पर पड़ सकता है। अनेक पादप रोगों के लिए निम्न प्रकाश तीव्रता अनुकूल होती है। निम्न प्रकाश तीव्रता में उगाए जाने वाले टमाटर के पौधे फ्यूजेरियम मालिन के लिए रोगग्राही हो जाते हैं, जबकि तीव्र प्रकाश में उगने वाले पौधों पर रोग का प्रभाव बहुत कम होता है। इसी प्रकार क्लोडोस्पेरियम फ्लावन से उत्पन्न टमाटर का वर्ण फफूंदी रोग एवं एरिसफाई प्रोमिन्स से उत्पन्न राई का चूर्ण आस्था रोग न्यून प्रकाश अवस्थाओं में सबसे अच्छी प्रकार विकसित हो जाता है। रोगजनकों के पर्णरंध्रों अर्थात स्टोमाटा द्वारा वेधन या प्रवेश करने में प्रकाश एक आवश्यक कारक होता है, क्योंकि रंध्र केवल प्रकाश में ही खुलते हैं। सामान्यतः उच्च प्रकाश तीव्रता एवं लंबे दिन रोगग्राही परपोषी में कवक जाल के शीघ्र विकास एवं प्रचुर बीजाणु जनन के लिए अनुकूल होते हैं। उसके बाद जो अगला है वो है वायुमंडलीय दाब का प्रभाव, अर्थात पौधों पर वायुमंडलीय दाब किस प्रकार का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो फाइटोपैथेरा इन्फ्लोरेस्टेंस के बीजाणुधानियों के अंकुरण पर वायुमंडलीय दाब गिरने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वायुमंडल दाब के गिरने से सेम, तंबाकू एवं आलू के क्रमशः स्यूडोमोनास मेडिकाजिनिस, स्यूडोमोनास टेबाइसाई एवं इवनिया केरोटोवारा जीवाणु रोगजनकों के लिए परपोषी रोगग्राहिता बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों के कारण का स्पष्ट ज्ञात नहीं हो पाया है कि वायुमंडलीय दाब में वृद्धि होने से मृतजीवी जीवाणु एजेटोबैक्टर क्रोकोकम की वृद्धि अच्छी होती है तथा नाइट्रोजन निवेशन बढ़ जाता है। उसके बाद जो अगला है वो है वर्षा एवं ओस का प्रभाव, अर्थात पौधों पर वर्षा एवं ओस का प्रभाव किस प्रकार से दिखाई देता है। तो बातोड़ रोगजनकों द्वारा संक्रमण जल की बूंदों में सबसे अधिक होता है तथा इसी प्रकार के जल का मुख्य साधन वर्षा एवं ओस होते हैं। प्रायः इस कार्य में वर्षा की अपेक्षा ओस अधिक सार्थक भूमिका अदा करती है, क्योंकि साधारणतः संक्रमण के लिए 5 से 8 घंटे तक ओस पड़ना पर्याप्त होता है। जीवाणु रोगजनकों के प्रसार में वर्षा के साथ वायु का चलना अधिक सहायक होता है। उसके बाद जो अगला प्रभाव है वो है वायु का प्रभाव। पौधों पर वायु का प्रभाव किस प्रकार से दिखाई देता है, तो वो है कि निवेश द्रव्य के प्रकीर्णन का मुख्य साधन है। निवेश द्रव्य के प्रकीर्णन का मुख्य साधन वायु ही होती है, क्योंकि वायु के द्वारा रोगों के प्रकार का सबसे अच्छा उदाहरण भारत के मैदानी में गेहूं का काला तना कीट का उदाहरण हो सकता है। इस रोग में उत्पन्न करने वाले कवक पाक्सिनिया प्रोमिनिया ट्रिटिसाई के यूरिडिनियो बीजाणु पहाड़ों से वायु में उड़कर नीचे की ओर आ जाते हैं और मैदानों में गेहूं की फसल पर गिरकर संक्रमण कर देते हैं। वायु के द्वारा रोगवाहक कीटों का प्रकीर्णन भी होता है तथा वर्षा के दिनों में इसके द्वारा जीवाणु रोगजनकों का प्रसार भी होता है। उसके बाद जो अगली है प्रभाव वो यह है कि भूमि अपक्रिया अथवा मृदा के पीएच मान का प्रभाव। मृदा के पीएच मान का प्रभाव भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न आपकी पिछली बार परीक्षा में 2012 या 2014 में पूछा गया था कि मृदा के पीएच मान का प्रभाव पौधों पर टिप्पणी करिएगा। पौधों पर पड़ने वाला मृदा का पीएच मान का प्रभाव पर टिप्पणी करिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह था कि जीवाणु से उत्पन्न आलू का सामान्य स्क्रैप के पीएच मान 7.5 पर सर्वाधिक विनाशकारी होता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे है, जैसे कि जीवाणु से उत्पन्न आलू का सामान्य स्क्रैप के पीएच मान 7.5 पर अधिक विनाशकारी होता है,
जैसे कि क्षारीय मृदा में उत्पन्न होने वाले अन्य पादप रोगों का मुख्य उदाहरण मृदा की प्लिनी, बासिलियम ग्लानी इत्यादि हैं, तथा अम्लीय मृदा में उत्पन्न रोग जैसे टमाटर व कपास का ग्लानी, आलू का चूर्णिल स्केच, भारसा रोग एवं जीवाणुगज गलिन इत्यादि हैं। उसके बाद जो लास्ट प्रभाव है वो यह है कि रोग के विकास पर परपोषी पोषणों का प्रभाव क्या होता है, अर्थात पौधों पर पड़ने वाला रोगों के विकास पर परपोषी पोषणों का प्रभाव किस प्रकार दिखाई देता है। तो नाइट्रोजन उर्वरीकरण द्वारा पौधों की रोगग्रहिता प्रभाविता हेतु नाइट्रोजन की अधिकता में कुछ रोग जैसे कि गेहूं के कीट, चूर्णिल आस्था, धान का सहसा मारी रोग, तंबाकू मोजेक इत्यादि का प्रकोप फसली पर अधिक होता है। कुछ रोग जैसे कि टमाटर के फ्यूजेरियम ग्लानी एवं पौधों का गलन इत्यादि में नाइट्रोजन की कमी महत्ता बढ़ जाती है। गेहूं के कीट एवं चूर्णिल आस्था रोग नाइट्रोजन की अधिकता में पड़ते हैं। इस प्रकार विभिन्न पादप रोगों पर फास्फोरस पी, जिंक जड़न, बोरान को बी, लोहे को Fe और मैग्नीशियम को MO कहते हैं इत्यादि भी परिवर्तनशील प्रभाव उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।